आज बेहद इम्पोर्टेंट व खास टॉपिक है और वो टॉपिक है फोनेटिक्स। किसी भी विदेशी भाषा या नई भाषा को सीखने के मुख्य रूप से 4 पर्पज होते हैं और वो 4 पर्पज है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग या लिजनिंग। यानी किसी भी विदेशी भाषा या नई भाषा को हम इस पर्पज से सीखते हैं कि उसके जो 4 मेन पर्पज है उसमें हम निपुण हो सके। देखो, हमें शुरुआत से ही एक विदेशी भाषा या सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर अंग्रेजी भाषा सिखाई जाती है ताकि हम अंग्रेजी भाषा सीखने के जो 4 मेन पर्पज है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिजनिंग, इनमें हम निपुण हो सके। और इसी कारण हमें प्राइमरी लेवल से लेकर कॉलेज लेवल तक अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है वो अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है ताकि हम इनके जो 4 सेक्शन है उसमें हम निपुण हो सके। मगर सच्चाई ये है कि इन सब के बावजूद हम इंग्लिश सीखने के चारों उद्देश्यों में फेल हो जाते हैं और इनके अन्य कारण हैं। तो इनके प्रमुख कारणों में से एक कारण है इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन, यानी इनका उच्चारण है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो इंग्लिश भाषा सीखने में सबसे बड़े बाधा है। जो हमारी जो इंग्लिश की लर्निंग है वो शुरू होती है अल्फ़ाबेट से, यानी ABCD से, और उसके बाद रीडिंग के लिए हमें पूरी हिंदी बारखड़ी है वो इंग्लिश में सिखाई जाती है। यानी इंग्लिश किताब पढ़ने के लिए जो पूरी हिंदी बारखड़ी है वो इंग्लिश में सिखाई जाती है। जैसे के साथ ए लगाने से क्या बनता है, आ का बनता है, या के साथ आई लगाने से वो की बनता है। देखो, मगर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बारखड़ी है वो हिंदी किताब या लैंग्वेज को पढ़ने के लिए है, इंग्लिश को पढ़ने के लिए नहीं। देखो, हिंदी की बारखड़ी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस उद्देश्य से सिखाना कि हम इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे, वो पूर्णतः इलॉजिकल है। तो हिंदी की बारखड़ी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन द्वारा हम मुश्किल से ही इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का 10 या 20% है वो सीख पाते हैं। जैसे इंग्लिश में बारखड़ी है वो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इंग्लिश वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है कोई नहीं जानते। मतलब बहुत ही मुश्किल से 10 या 20% है प्रोनाउंसिएशन जानते हैं, लेकिन बारखड़ी है वो हम सब जानते हैं। तो बारखड़ी में हमसे क्या सीखते हैं? बारखड़ी में हम सीखते हैं कि के बाद ए लगाने से क्या बनता है, का बनता है ना। बी के साथ ए लगाने से वो बा बनता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कभी नहीं होता। जैसे मैं बोलूँ, जैसे एक वर्ड है ग्रांड, मतलब आर के बाद ए लगाया तो ये रा होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि ग्रांड है वो ग्रांड नहीं पढ़ा जाता है बल्कि पढ़ा जाता है ग्रैंड। यानी रे के बाद आई लगाने से वो रा नहीं बना बल्कि रे बना। जैसे एक है वर्ड है वाई, वाई को हम सब जानते हैं कि बारखड़ी में क्या सिखाया जाता है कि वाई को ए ये लिखते हैं। लेकिन जैसे एक वर्ड है बॉय, अगर हम उसके आधार पर इसको बॉय पढ़े तो ये गलत होता है, क्योंकि बॉय को हम एक्चुअली जो प्रोनाउंसिएशन होता है रियल वो होता है बॉय। तो कुल मिला के बात ये है कि बारखड़ी के माध्यम से हम इंग्लिश वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं सीख पाते। तो इससे एक नुकसान और होता है, और वह नुकसान और होता है कि हम गलत जो प्रोनाउंसिएशन है वो सीख लेते हैं और फिर बाद में सही प्रोनाउंसिएशन जो सीखने का मौका भी मिलता है ना, तो भी हम नहीं सीख पाते, क्योंकि पहली बार सीखी चीज़ें हमारे माइंड में जम जाती है। जैसे कुछ वर्ड है जो हमने पहली बार है वो ये बारखड़ी के माध्यम से सीख लिए। जैसे सर्विस या होटल है। देखो, कुछ वर्ड है जो हम बचपन से ही मतलब इनका गलत प्रोनाउंसिएशन सीख लेते हैं बारखड़ी के माध्यम से। जैसे सर्विस है, इनका जो सही उच्चारण होता है वो होता है सर्विस। या स्कॉलरशिप है, उनको सही उच्चारण है स्कॉलरशिप। या जो चेयरमैन है उसका भी सही उच्चारण है चेयरमैन। होटल है, जैसे हम बचपन से ही पढ़ते आए होटल, लेकिन जो सही उच्चारण होता है वो होता है होटल। तो बाद में जब हमें सीखने का मौका मिलता है कि इनका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो ये होता है, होटल का होटल होता है, तो फिर भी जब ये अचानक वर्ड आता है तो हम होटल नहीं बोल पाते बल्कि होटल बोलते हैं, क्योंकि बचपन में जो चीज़ें सीख लेती है वो हमारी चीज़ माइंड में जम जाती है। तो बारखड़ी के माध्यम से एक नुकसान ये होता है कि गलत जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम सीख लेते हैं और बाद में हमें सही प्रोनाउंसिएशन सीखने का मौका मिलता है ना, तो भी हम नहीं सीख पाते, क्योंकि पहली बार जो सीखी चीज़ है वो हमारे माइंड में जम जाती है या बैठ आती है। देखो, अब प्रश्न ये है कि बारखड़ी है वो हमें वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन है करने में मदद नहीं करती। यानी इंग्लिश वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन करने में बारखड़ी मदद नहीं करती, फिर भी इसे क्यों सिखाए जाते हैं? देखो, इसका रीज़न ये है कि इसका और कोई विकल्प नहीं है। यानी बारखड़ी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि जिनके माध्यम से हम इंग्लिश जो वर्ड है उसका सही प्रोनाउंसिएशन सीख लें। देखो, यही कारण है कि अंग्रेजी हिंदी हम साथ साथ पढ़ते हैं शुरुआत से, लेकिन फिर भी हम इंग्लिश में पिछड़ जाते हैं इनके प्रोनाउंसिएशन के कारण। तो इसके अलावा अंग्रेजी के प्रसार में सबसे बड़ी बाधा भी इनका क्या है? प्रोनाउंसिएशन है। यानी अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन है वो इंग्लिश के प्रसार में सबसे बड़ी बाधा है। तो इन्हीं प्रॉब्लम को, ये जो प्रॉब्लम है प्रोनाउंसिएशन की यानी इंग्लिश के वर्ड के उच्चारण की, इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए
एक नई अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का इन्वेंशन किया गया है, यानी एक नई अंग्रेजी की जो वर्णमाला है वो बनाई गई है, जिन्हें हम फनेटिक कहते हैं। तो ये फनेटिक और कुछ नहीं है, एक नई वर्णमाला है, एक नई अल्फ़ाबेट है इंग्लिश की, जो क्या मदद करती है, जो ये हमारी मदद करती है इंग्लिश जो वर्ड है उसका सही प्रोनाउंसिएशन करने में, यानी इंग्लिश का कोई वर्ड है उसका सही उच्चारण क्या है ये सीखने में हमारी जो नई अल्फ़ाबेट बनाई गई है फनेटिक्स, वो हमारी मदद करती है। देखो ये जो पूरा टॉपिक है फनेटिक, उसमें हम यही जानेंगे कि फनेटिक है वो किस तरह हमारी इंग्लिश जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन करने में मदद करती है। तो शुरू करते हैं, आज का टॉपिक है वो फोनेटिक। देखो हम सब जानते हैं कि इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है उसमें 26 लेटर होते हैं, लेकिन ये जो 26 यानी 26 लेटर है वो 44 साउंड रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही जो लेटर होता है वो अलग अलग साउंड रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे शोर है, सन है और यहाँ पे है। देखो इसमें जो शोर है वो है से, इस सन में से है वो से ये है, और इसमें है जे। तो वर्ड एक ही है एस, लेकिन ये अलग अलग साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे से कर रहा है और इस सन में ये से, और यहाँ पे हेज में जे का साउंड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक ही साउंड के लिए अलग अलग लेटर है वो यूज होते हैं। जैसे सेट है, सेल है और ग्रास है। यहाँ पे देखो तीनों एस है, सी और डबल एस, ये तीनों किसका उच्चारण कर रहे हैं, से का उच्चारण कर रहे हैं। तो जो लेटर है हमारा जो साउंड है वो एक है से, लेकिन इसके लिए अलग अलग के लेटर है वो यूज हुआ है। यहाँ पे देखो शुडो में पी और एस यूज हुआ है से के उच्चारण के लिए। तो यहाँ पे दो एस सी डबल एस या पी एस है वो रिप्रेजेंट द सेम साउंड, एक ही जो उच्चारण है या एक ही साउंड है से को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन फिर भी इसके लिए अलग अलग लेटर है वो यूज हुआ है। देखो कभी कभी क्या होता है, जो एक लेटर यूज होता है किसी भी वर्ड में वो साइलेंट होता है, पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है और उनका भी साउंड में कोई योगदान नहीं होता। जैसे ई है, यहाँ पे गिव में देखो ई का कोई योगदान नहीं है। जनरली जो बारकड़ी है उसमें हम ये सीखते हैं कि किसी भी लेटर के साथ ई लगाने से वो ए हो जाता है, लेकिन यहाँ पे गिवन नहीं होगा बल्कि होगा गिव। तो यहाँ पर ई का है वो कोई योगदान नहीं है। जैसे वाक में एल का कोई योगदान नहीं है, बी पूर्णतः साइलेंट है टॉम में। या फिर देखो साइकोलॉजी हम पी को पूर्णतः नकार देते हैं, और जी है यहाँ पे रिजाइन है, रिजिगन नहीं होगा बल्कि होगा रिजाइन। तो इस प्रकार की जो कमियां हैं, इस प्रकार जो अंतर है प्रोनाउंसिएशन में, वो जो नॉन नेटिव स्पीकर होते हैं इंग्लिश के उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए आईफी यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट वो बनाया गया है। क्यों? ताकि जो फॉरेन लर्नर होते हैं इंग्लिश के उनको हेल्प मिल सके उसके प्रोनाउंसिएशन में। तो इसी कारण है वो फोनेटिक का आविष्कार किया गया है, ताकि जो अंग्रेजी के नॉन नेटिव या अंग्रेजी जिनकी मातृभाषा या मदर लैंग्वेज नहीं होती उन्हें हेल्प मिल सके इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। देखो द नॉलेज ऑफ फोनेटिक सिंबल इज नेसेसरी फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड फॉर ट्रांसक्रिप्शन इन आईपीए। तो किसी भी इंग्लिश के वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करने के लिए फोनेटिक सिंबल का नॉलेज बहुत आवश्यक है। तो आगे हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि फोनेटिक और 44 होते हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है, वावल एंड कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आईपीए या ट्रांसक्रिप्शन इन आईपीए क्या होता है। नॉर्मली स्कूल स्तर पर हम जो विद्यार्थी होते हैं वो भाषा विज्ञान से ज़्यादा परिचित नहीं होते, इसलिए फोनेटिक या आईपीए या ट्रांसक्रिप्शन के बारे में ज़्यादा बहुत नहीं जानते। तो हमारी बेहतरी के लिए ये ठीक होगा कि हम सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं। तो फोनेटिक ध्वनियों का एक साइंस या विज्ञान है या अध्ययन है, यानी कोई भी ध्वनि कैसे प्रोड्यूस होती है, किस साइन के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब चीज़ें हम फोनेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी इनका संपूर्ण ज्ञान है कि कोई भी ध्वनि कैसे प्रोड्यूस होती है, उसकी सही ध्वनि क्या है, किसी भी वर्ड की उस साउंड को हम कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें फोनेटिक्स के अंतर्गत आती है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, यानी जब किसी भी वर्ड को, यानी किसी भी इंग्लिश वर्ड का जो उच्चारण है जब हम सिंबल में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एप्पल है, एप्पल का फोनेटिक क्या होता है, ये होता है। तो किसी भी वर्ड का, यानी कोई भी इंग्लिश वर्ड है उसका फोनेटिक लिखना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो एग्जाम से पूछा जाता है कि इस वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन क्या है, इसका मतलब वो ये पूछ रहा है कि इस वर्ड का फोनेटिक है वो क्या है। तो ट्रांसक्रिप्शन और कुछ नहीं होता, किसी भी इंग्लिश के वर्ड को फोनेटिक में चेंज करना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जो कि हम पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला आईपीए। आईपीए की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। देखिए ये बहुत ही लॉजिकल और सोच समझ कर बनाई गई एक अल्फ़ाबेट है, यानी एक वर्णमाला है, जो इंग्लिश के जो नॉन नेटिव लर्नर होते हैं, यानी जिनकी मातृभाषा इंग्लिश नहीं होती और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्प करता है कि कैसे कोई वर्ड है उसका सही प्रोनाउंसिएशन है, सही उच्चारण किया जाए। देखो ये जो अल्फ़ाबेट है इसके जो सिंबल है वो किसी भी इंग्लिश के वर्ड है उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है उसको संकेत करने के लिए होता है। यानी जो फोनेटिक इस अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर है या जो सिंबल है उसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो इंग्लिश वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन है उसको हम डिनोट कर सके, उसको लिख सके। देखो ये जो सिंबल होता है फोनेटिक है
वो इस आधार पर बने हैं, यानी इस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के ऊपर बने हैं कि जो एक सिंबल होता है वो एक साउंड को रिप्रेजेंट करता है। जनरली क्या होता है, इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट के जो 26 लेटर होते हैं, जो कि हम बचपन से पढ़ता है, वो क्या 26 लेटर है, 44 साउंड रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये जो फोनेटिक है, 44 जो सिंबल है या जो 44 लेटर है, वो एक लेटर एक ही साउंड रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि एस है, वो अलग अलग साउंड रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। जो फोनेटिक 44 होता है ना, वो 44 है, वो 44 ही साउंड रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि एक सिंबल है वो अलग अलग साउंड रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये जो सिंबल है वही कहलाता है क्या कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। ये सभी 44 साउंड है या जो 44 सिंबल है वो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। सभी जो इंग्लिश डिक्शनरीज होती है, यानी जो सभी हाई लेवल की इंग्लिश डिक्शनरीज होती है, उसमें जो सही प्रोनाउंसिएशन दिया होता है किसी भी वर्ड का, वो इसी आधार पे बना होता है। यानी वो किस नियम को फॉलो करके बना होता है, कोई भी प्रोनाउंसिएशन, यानी कोई भी डिक्शनरी है उसमें जो उच्चारण होता है कोई भी किसी भी वर्ड का, वो IPA का जो नियम है उसी को फॉलो करके बनाया गया होता है। तो हिंदी में हम जान लेते हैं ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान भाषा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे हमें भाषा की ध्वनियों, उच्चारण और प्रतिरूपों या चिन्हों का अध्ययन करते हैं, यानी चिन्हों का अध्ययन के माध्यम से हम भाषा की ध्वनियों को प्रस्तुत किया जाता है। रूपांतरण यानी ट्रांसक्रिप्शन का हिंदी मीनिंग है रूपांतरण। भाषा विज्ञान के संदर्भ में रूपांतरण का आय से स्वर संबंधी रूपांतरण से, इसके माध्यम से हमें दिए गए स्वर चिन्हों यानी फोनेटिक सिंबल्स को पूर्ण शब्दों में बदलते हैं और पूर्ण शब्दों को स्वर चिन्हों यानी फोनेटिक सिंबल में बदलते हैं। यानी कोई भी फोनेटिक सिंबल दे दिया होता है कि उसका जो मेन राइट वर्ड क्या है, यानी जो एक्चुअल वर्ड क्या आता है वो हमें लिखना होता है। मान लो कोई फोनेटिक दे दिया हमें एप्पल का, उसे बोलते हैं कि इसका जो राइट वर्ड क्या है वो एप्पल है। तो या तो ऐसा पूछा जा सकता है या फिर इसका उल्टा पूछा जा सकता है, यानी कोई भी वर्ड है उसका फोनेटिक क्या है। तो शब्दों को स्वर चिन्ह यानी फोनेटिक सिंबल में बदलते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्वर चिन्ह वर्णमाला यानी IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट है। ये एक तर्कसंगत और संपूर्ण स्वर चिन्ह पर वर्णमाला है जिसका उपयोग अंग्रेजी के विदेशी वक्ताओं की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। इस वर्णमाला के चिन्हों यानी प्रतिरूपों का उपयोग शब्दों का उच्चारण बताने के लिए किया जाता है। अंग्रेजी के सभी स्तरीय शब्दकोश इस वर्णमाला का प्रयोग करते हैं। तो देखो फोनेटिक की शुरुआत करते हैं। देखो ये हमने फिर शुरुआत में पढ़ा, जो इंग्लिश के 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट के, वो 44 साउंड रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो 44 साउंड है इनको 44 फोनेटिक बोलते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है, व्यंजन और सवल। व्यंजन होते हैं वो 24 होते हैं और जो स्वर होते हैं वावल वो होते हैं 20। तो व्यंजन 24 और स्वर 20 दोनों मिलाकर हो गए 44। देखो ये जो स्वर है इसको पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक है मोनोफोथोंग और एक होता है डिप्थोंग। हमें ध्यान रखना है जो मोनोफोथोंग है वो 12 होता है और डिप्थोंग है वो 8 होता है। इसमें क्या फ़र्क होता है डिप्थोंग और मोनोफोथोंग में, ये पढ़ेंगे आगे। फिर भी हम जान लेते हैं कि ये जो मोनोफोथोंग होता है वो सिंगल वावल होता है, यानी एक स्वर हो आगे, अगर सेंटेंस में एक स्वर आ जाए तो वो होता है मोनोफोथोंग। अगर डबल स्वर आ जाए तो वो होता है डिप्थोंग। देख कभी भी किसी भी सेंटेंस में दो स्वर आ जाए, यानी उच्चारण है वो दो स्वरों से हो रहा हो, तो वो कहलाता है ग्लाइड। जब एक वोवल दूसरे वोवल पर खिसकता है तो उसे ग्लाइड कहते हैं। ये बिल्कुल हम आगे जानेंगे बहुत ही स्पष्ट तरीके से। और देखो वोवल को दो भागों में बांटा गया है। ये जो कॉन्सोनेंट है इसको भी 7 भागों में बांटा गया है, लेकिन वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे हम वहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ये जो 24 कॉन्सोनेंट है वो उसको हम देखो 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं। अगर किसी भी वर्ड में अगर बे आ जाए ना, यानी बे उच्चारण आ जाए, तो उसके लिए फोनेटिक यूज होता है बी। जैसे रब में बे आ गया उच्चारण के लिए, तो उस बी, ये जो बे है ना उसके लिए हम यूज़ करेंगे बी फोनेटिक। अगर डे आ जाए तो उसके लिए फोनेटिक यूज़ करेंगे हम डे, डी का। देखो यहाँ पर आगे एग्जाम्पल भी दे रखा है रेड का, यहाँ पे देखो डे आ गया तो उसके लिए हम फोनेटिक डी यूज़ करेंगे, तो रेड के लिए हम फोनेटिक यूज़ किया डी। अगर फे आ जाए तो फे का फोनेटिक देता है एफ, जैसे लाइफ में ये लास्ट में लाइफ है। गे का फोनेटिक होता है जी, जैसे फ्लैग का फ्लैग। हे का फोनेटिक होता है एच, जैसे हेट, यहाँ पे हे उच्चारण आ रहा है तो हम यूज़ करेंगे हे एच। ये का फोनेटिक होता है जे। हमें ये ध्यान रखना है कि ये का फोनेटिक जनरली हम बार खड़ी में पढ़ते हैं वाई होता है, लेकिन फोनेटिक में हमें ध्यान रखना है ये का फोनेटिक होता है वो जे होता है। एक बात आपको बता दूं कि ये जो फोनेटिक होता है हमेशा स्मॉल लेटर में होते हैं, एक आई को छोड़कर बाकी जो भी जितने भी फोनेटिक है वो स्मॉल लेटर में होते हैं। कभी कोई भी जो लेटर है वो कैपिटल लेटर में नहीं होता है, कोई भी सिंबल है वो कैपिटल लेटर में नहीं होता, बल्कि सारे स्मॉल लेटर में होते हैं। के का फोनेटिक होता है के, जैसे ब्रेक है तो यहाँ पे के यूज हुआ है तो उसके लिए फोनेटिक के यूज होगा। ले का फोनेटिक एल होता है, जैसे फाइल है तो यहाँ पे लास्ट में एल आएगा। मे का फोनेटिक एम होता है, ने का फोनेटिक एन होता है, पी का फोनेटिक पी। देखो यहाँ पे ये ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एन का फोनेटिक ने होता है, पी का फोनेटिक पे, आर का फोनेटिक रे होता है। और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे रन है तो यहाँ पे
रे उच्चारण आ रहा है, तो रे उच्चारण आया तो उसके लिए फोनेटिक हम आर यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे RVN, तो यहाँ पे देखो रे के लिए हम यूज़ किया आर। से के लिए फोनेटिक यूज़ होता है से, एस, जैसे फस है तो यहाँ पे एस। टे के लिए फोनेटिक यूज़ होता है टी, जैसे फिट है तो यहाँ पे फिट। वे के लिए फोनेटिक यूज़ होता है वी। देखो वी वे के लिए दो फोनेटिक यूज़ होते हैं, एक तो होता है वी और एक डब्लू। जब वी वे का साउंड दे तो हम फोनेटिक यूज़ करेंगे वी, लेकिन डब्लू अगर वे का साउंड दे तो फोनेटिक यूज़ होता है डब्लू। देखो ये बहुत ही क्लियर है, कोई भी कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है कि जब वी वे का साउंड दे, वी है वो वे का साउंड प्रोड्यूस करे या वी है वो वे का उच्चारण दे, तो फिर वी हम फोनेटिक यूज़ करेंगे। अगर डब्लू वे का उच्चारण दे तो हम डब्लू फोनेटिक यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे WAV, यहाँ पे वे का उच्चारण पहले दे रहा है डब्लू, तो यहाँ पे सबसे पहले उसके लिए फोनेटिक भी डब्लू ही यूज़ करेंगे। और आगे जो वे का उच्चारण दे रहा है वो दे रहा है वी, तो उसके आगे भी हम फोनेटिक यूज़ करेंगे वी। तो जो वर्ड जिसका उच्चारण दे वही फोनेटिक के रूप में लिखना है। अगला है जे। देखो जब जे का उच्चारण एस या जेड दे तो उसका फोनेटिक यूज होता है जेड। जैसे रेलिंग जे, तो यहाँ पे फोनेटिक एस आ रहा है, सॉरी एस दे रहा है जे का मीनिंग, तो हम फोनेटिक यूज़ करेंगे जेड। बहुत ही क्लियर है। अगर एस या जेड आ जाए, एस या जेड अगर जे का उच्चारण करे, प्रोड्यूस करे, तो फोनेटिक हम यूज़ करेंगे जेड। लेकिन हमें ध्यान रखना है, अगर जे या जी जे का उच्चारण करें, यानी अगर एस या जेड जे का उच्चारण दे तो हम फोनेटिक यूज़ करेंगे जेड, लेकिन जे या जी जे का उच्चारण दे तो फोनेटिक यूज़ करेंगे हम D3। तो अभी तक देखो यहाँ पे ये जो इतने फोनेटिक थे जेड डब्लू, ये जो ऊपर सारे फोनेटिक पढ़े वो बहुत ईजी थे, जैसे जो कि हम बारखड़ी में जनरली पढ़ते आए हैं, यानी बी का बे, डी का डे। केवल एक ही हमें ध्यान रखना है, ये का जे। इनको छोड़कर अभी तक जितने भी हमने फोनेटिक पढ़े वो बहुत ईजी है, जो कि हम बारखड़ी में पढ़ते हैं। जैसे एल, ले का एल, मे का एम, ने का एम। अब बाकी जो 6 फोनेटिक हम पढ़ रहे हैं ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। जैसे कि एक तो हमने पढ़ लिया कि एस या जेड अगर जे का उच्चारण दे तो हम फोनेटिक यूज़ करेंगे जेड, लेकिन जे या जी जे का उच्चारण दे तो हम फोनेटिक यूज़ करेंगे D3। इसके अलावा और फोनेटिक है, वो है देखो ये है गे। जनरली देखो गे के ऊपर जब चांद बिंदी आती है तो हम क्या पढ़ते हैं गे। जैसे राज किंग है, रिंग है, तो क्या आ रहा है आधा ने और गे। अगर ये आ जाए तो उसके लिए हम फोनेटिक यूज़ करते हैं ये, यानी ने लिख के उसका नीचे का जो कोना है वो थोड़ा मोड़ दिया जाता है। दे के लिए फोनेटिक ये यूज होता है, यानी 6 के अंत में ये लगा देते हैं, यानी उल्टा हो या सीधा हो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलग अलग डिक्शनरीज में देखो ऐसा भी मिलता है और ऐसा भी मिलता है, तो इसमें हमें कन्फ्यूज़ नहीं होता है। ये जो दे होता है उसके लिए सिंबल ऐसा भी यूज़ होता है और ऐसा भी यूज़ होता है। देखो से के लिए फोनेटिक ये यूज़ होता है। देखो अभी पीछे भी हमने पढ़ा था कि से के लिए फोनेटिक क्या यूज़ होता है, एस यूज़ होता है। यहाँ पर एस है और यहाँ पर थोड़ा एस को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया गया है, यानी यहाँ पर देखो अगर ये से आ जाए ना तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ होता है, अगर ये से आ जाए तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ होता है। या इसके लिए ये एस यूज़ होता है और इसके लिए ये एस नहीं बल्कि ये थोड़ा एस का टाइप है लेकिन थोड़ा ज़्यादा मतलब मोड़ा हुआ है, ज़्यादा वक्राकार है, तो ये यूज़ होता है इस से के लिए। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है, अगर आधा से और जे आ जाए ना किसी भी सेंटेंस के लिए तो उसका लिए फोनेटिक यूज़ होता है ये। देखो इसके दो यूज़ होते हैं, एक तो तब यूज़ होता है जब सेंटेंस में किसका उच्चारण हो, आधा से और जे का। दूसरा इसका कब यूज़ होता है, दूसरा इसका तब यूज होता है जब जनरली हम चाहते हैं कि एस है वो से का उच्चारण देता है, लेकिन कभी अगर एस इसका उच्चारण देना इस से का तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल है विसन, तो यहाँ पर एस आया है, हालांकि एस किसका मीनिंग देता है, उच्चारण देता है से का, लेकिन यहाँ पर है इस वर्ड में एस है वो से का उच्चारण नहीं दे रहा है बल्कि इस से का दे रहा है। देखो यहाँ पर विसन आ रहा है, तो अगर एस है वो इस से का उच्चारण दे तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ होता है। थे के लिए फोनेटिक ये थीटा यूज होता है, थे के लिए ये थीटा यूज होता है, जैसे मित में ये यूज हुआ। चे के लिए ये उच्चारण यूज होता है। देखो अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, एक बार इन्हें पुनः देख लो। इन छः के लिए जब जे या जी जे का प्रोड्यूस करे, उच्चारण करे, तो उसके लिए फोनेटिक D3। गे के लिए ये एन, दे के लिए ये उल्टा 6 या सीधा 6 उसके अंत में क्रॉस का निशान। से के लिए ये यूज होता है, इस से के लिए ये यूज होता है, और इसके लिए ये यूज होता है, इस से के लिए ये यूज होता है। और आगे है इसका, मतलब ये जो 3 दे रखा है, 3 टाइप का ये सिंबल है, वह 2 सिचुएशन में यूज होता है। अगर एस या जे इसका उच्चारण आ जाए या फिर से वो इस से का प्रोड्यूस करे, मतलब उच्चारण प्रोड्यूस करे, तब ये यूज होता है। थे के लिए थीटा यूज होता है और चे के लिए ये यूज होता है टी और एस। अब देखते हैं कि जब जे का साउंड एस या जेड दे तो उसके लिए फोनेटिक जेड यूज होता है, जो कि हमने शुरुआत में पढ़ लिया। जैसे झील है, यहाँ पर जेड दे रहा है जे का साउंड तो जेड यूज करेंगे, यहाँ पर एस दे रहा है तो जेड यूज करेंगे। लेकिन जब जे का साउंड जे या जी देना तो फोनेटिक D3 यूज होता है। जैसे जज है,
तो यहाँ पर दोनों में जे या जी दे रहा है तो जज यूज है, जज है वो D3 होगा। जी जब जे प्रोड्यूस करेगा तो उसके साथ सामान्यतः ई लगेगा, जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है। अगला है कि अगर ये SH आ जाए ना तो उसके लिए फोनेटिक यूज होता है ये, क्योंकि ये किसका साउंड प्रोड्यूस करता है, इस से का। SH है वो इस से का साउंड प्रोड्यूस करता है, उसके लिए फोनेटिक यूज होता है ये। लेकिन ये एस है ना वो इसका साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी ये SH इस से का साउंड प्रोड्यूस करता है और ये एस है वो इस से का साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए हम फोनेटिक यूज़ करते हैं ये, और इसके लिए फोनेटिक यूज़ करते हैं ये एस, ये सिंपली ये एस। जैसे फ्लैश यहाँ पे SH आया है तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखो लास्ट में FL लास्ट में ये लिखा है। अगला लॉस, यहाँ पे S आ रहा है तो S के लिए हम फोनेटिक ये लिखेंगे, जैसे ये लिखा है S। लेकिन यदि S लेटर से के बजाय इस से का उच्चारण करें ना तो हमें ध्यान रखना है, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा कि अगर S लेटर इसके बजाय इसका उच्चारण दे तो फोनेटिक ये यूज होता है। जैसे विजुअल है, यहाँ पे S इसका उच्चारण दे रहा है तो फोनेटिक ये यूज होगा। यहाँ पर विशनरी है तो यहाँ पर भी S इसका उच्चारण दे रहा है तो यहाँ पर ये फोनेटिक यूज होगा। यहाँ पर विशन है, यहाँ पर देखो ये विजन नहीं होता विशन होता है, तो यहाँ पे S है वो से का उच्चारण दे रहा है तो यहाँ पे यही यूज होगा फोनेटिक। अगला है विस्ता, तो यहाँ पर देखो से है S है वो इसका उच्चारण नहीं दे रहा है बल्कि इसका उच्चारण दे रहा है S का, तो यहाँ पर उसके लिए फोनेटिक है वो फिर S यूज होगा, जैसा कि यहाँ पे यूज हुआ है। जैसे प्लीज है, यहाँ पे एक चीज़ हमें सीखनी है, यहाँ पे देखो P आया है उसके बाद L आया है तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज होता है। इसमें नई बात कोई नहीं है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखनी है, जो P और L है वो देखो लगातार दो कॉन्सोनेंट आए, लगातार है वो दो कॉन्सोनेंट है। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब दो कॉन्सोनेंट, दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट एक साथ प्रयोग होकर बिना वोवल की हेल्प लिए कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो इस प्रकार के कॉन्सोनेंट के ग्रुप को कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। मान लो कोई भी दो या दो से अधिक जो कॉन्सोनेंट है वो एक साथ आ जाए, जैसे यहाँ पर P और L एक साथ आए, इनके बीच में कोई भी वोवल साउंड नहीं है, तो इनके बीच में कोई भी वोवल साउंड नहीं है फिर भी ये एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। पल पल देखो कोई भी वोवल साउंड की हेल्प लिए बिना ये एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर इसी सिचुएशन हो तो इस सिचुएशन को यानी इस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर, यानी कॉन्सोनेंट के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर। यदि तीन कॉन्सोनेंट एक साथ प्रयुक्त हो तो पहला लेटर हमेशा ही एस होता है, यानी तीन कॉन्सोनेंट एक साथ यूज हो तो पहला लेटर क्या होता है, एस होता है। जैसे स्प्लेंडिड, यहाँ पर SPL तीन कॉन्सोनेंट एक साथ यूज हुआ है, तो तीन कॉन्सोनेंट अगर एक साथ यूज हो तो पहला लेटर हमेशा एस होता है, जैसा कि यहाँ पे एस आया हुआ हो। अगला है जैसे कुछ मतलब प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, जैसे कि हम जानते हैं जग, तो यहाँ पर हमने पीछे पढ़ा कि अगर जे या जी जे का साउंड उच्चारण करें तो उसके लिए फोनेटिक यूज होता है D3। जैसे यहाँ पे देखो D3 और जग, गे के लिए हम जी यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जी यूज होगा। अगला है जज, जैसे यहाँ पर भी D3 किंग के लिए हम देखा कि आधा ने और जी गे के लिए हम यूज़ करते हैं ये, तो यहाँ पर देखो किंग के लिए ये फोनेटिक यूज हुआ लास्ट में। किनशिप, यहाँ पर हमने देखा कि अगर एस आ जाए तो उसके लिए फोनेटिक यूज होता है ये, लेकिन अगर SH आ जाए तो उसके लिए फोनेटिक यूज होता है ये, तो यहाँ पर SH आ रहा है तो उसके लिए फोनेटिक भी ये यूज होगा। बात, थे के लिए फोनेटिक यूज होता है थीटा, तो यहाँ पर थीटा यूज हुआ है। ये होता है बेद, दे के लिए फोनेटिक यूज होता है वो होता है उल्टा 6 या सीधा 6 उसके ऊपर क्रॉस का चिन्ह, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह आया हुआ है। पेरिस, यहाँ पर SH आ गया तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज होगा। तो जनरली हम चाहते हैं कि SH है उसके लिए फोनेटिक ये यूज होता है और से के लिए फोनेटिक ये यूज होता है, क्योंकि SH इस से का उच्चारण करते हैं और S है वो इस से का उच्चारण करता है। जैसे सेम है तो ये S आ गया तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ करेंगे, लेकिन SH आ गया SH एम सेम, तो ये हो गया सेम और इसके लिए फोनेटिक हम यूज़ करेंगे ये। लेकिन हमें ध्यान रखना है, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा कि अगर S इसका उच्चारण देना इस से का, जनरली S है इसका नहीं देता, लेकिन अगर इसका देना तो फिर यूज होता है ये फोनेटिक। जैसे विशन है तो विशन के लिए से S इसका उच्चारण दे रहा है तो यहाँ पर फोनेटिक ये यूज होगा। वॉच है तो यहाँ पर चे का उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पर चे के लिए हमने देखा उच्चारण T और S होता है, चे का जो फोनेटिक होता है वो होता है T और S। अगला है वेग, तो अगर हमें पीछे देखा कि अगर वे का अगर उच्चारण वी दे तो उसके लिए फोनेटिक भी वी यूज होता है, अगर डब्लू दे तो उसके लिए फोनेटिक भी डब्लू यूज होता है। यहाँ पर वी दे रहा है तो उसके लिए फोनेटिक भी यूज करेंगे वी, और गे के लिए फोनेटिक यूज होता है जी। अगला आता है अपना वोवल साउंड। देखो वोवल को हम दो भागों में बांटा है, मोनोफोथोंग और डिफ्थोंग। मोनोफोथोंग में ध्यान रखना है, मोनोफोथोंग है वो 12 होता है, बाकी बचे 8, यानी 20 में से 8 बचे वो क्या जाता है डिफ्थोंग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोफोथोंग क्या है। तो मोनोफोथोंग पढ़ते हैं,
देखो यहाँ पे IPL सिंबल दे रखा है, उसके बाद हिंदी यूजर दे रखे है, इसके यहाँ पे यूज़ दे रखा है, कैसे उसको चेंज करना है, यानी वो क्या उच्चारण दे रहा है और उस उच्चारण की मदद से हमें यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे सबसे पहला आता है ए, वो भी कैसे शॉर्ट में, यानी कोई भी ए शॉर्ट हो या बोलो फुर्ती से कोई भी ए पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे कल, यहाँ पे देखो ए का साउंड तो आ रहा है लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट है, ऐसा इतना शॉर्ट है कि हम उसके बारे में थोड़ा मतलब सुनना भी थोड़ा मतलब असंभव हो जाए। जैसे कल, इसमें ए का उच्चारण है लेकिन बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही शॉर्ट है। अगर ए का उच्चारण बहुत ही शॉर्ट होना तो हम यूज़ करते हैं इसका उच्चारण। जैसे देखो यहाँ पे कल है, कल के बीच में कोई वैसे देखने से कोई ए नहीं दिख रहा है लेकिन इसके बीच में है, ए का उच्चारण जरूर है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए का उच्चारण वो सब में होता है। लेकिन अगर ए का उच्चारण नहीं होना तो उसको हम लिखते के नीचे ये लगमार लगाते हैं, यानी आधा के करते हैं। तो आधा के क्यों नहीं करते, क्योंकि इसके बीच में ए जरूर होता है लेकिन हम सुनाई नहीं पड़ता, सुनने में वो बिल्कुल नज़र नहीं आता। तो इसके बीच में एल जरूर है, कल के बीच में ए जरूर है लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट है। अगर एक बहुत ही शॉर्ट हो तो उसके लिए फोनेटिक हम ये यूज़ करते हैं। जैसे कल है तो उसके बीच ए बहुत ही शॉर्ट है तो हम यह यूज़ करेंगे। देखो सीधा के और एल नहीं लिख सकते, सीधा के और एल हम नहीं लिख सकते, तो उसके लिए फोनेटिक बीच में यूज़ करेंगे के, उसके लिए उल्टा वी और एल। तो ए अगर शॉर्ट हो तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ करते हैं। अगर ए लॉन्गर हो ना, लंबा हो, यानी उसको मतलब महसूस किया जा सके, तो फिर उनके लिए फोनेटिक ये यूज़ होता है, आधा उल्टा ई। जैसे एरेंट है तो यहाँ पर देखो एरेंट में आ रहा है ए रे एरेंट है, रेंट रेंट। देखो रे के बाद है ना जो ए है वो थोड़ा महसूस हो रहा है, रेंट 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 महसूस हो तब हम उल्टा ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे रे आर के बाद ये लिखा है एरेंट। अगला है ए, देखो ए अगर ऐसा हो, ए और ए आर ऊपर रहे, अगर ये साथ में आ जाए ना ये उच्चारण, यानी ए के ऊपर आर, ए के ऊपर रे आ जाए ना, आधा रे जिनका उच्चारण नहीं होता है, ए के ऊपर आधा रे आ जाए जिनका उच्चारण नहीं होता है, तो उसके लिए हम फोनेटिक यूज़ करते हैं ये, यानी तीन लग गया उसके ऊपर विसर्ग लगाने आके दो बिंदु लगाने हैं। जैसे यहाँ पे देखो सफ़ है, यहाँ पे बीच में ए आ रहा है लेकिन हमें ध्यान रखना है ए के साथ एक ये आर भी हो रहा है, यानी ए के साथ आधा आर रे भी हो रहा है जो कि साइलेंट हो रहा है। हमें ध्यान रखना है अगर ए के साथ आधा रे आए और वो साइलेंट हो तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ होता है। जैसे सफ़ है तो ये बीच में ए की ध्वनि है लेकिन साथ में हमें एक बात और ध्यान रखना है कि ए की ध्वनि के साथ उसके साथ आधा आधा रे का उच्चारण भी है। अगर आधा रे, ए के साथ आधा रे का उच्चारण आ जाए तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ होता है। अगला है आ के लिए फोनेटिक ये यूज़ होता है ए के साथ दो बिंदु। जैसे बा में तो यहाँ पे बा का उच्चारण आ रहा है, आ का उच्चारण आ रहा है तो यहाँ पे बी, उसके बाद ए, उसके बाद बिंदी और एम। मे के लिए हम जनरली एम यूज़ करते हैं, बी के लिए बे यूज़ करते हैं और बीच आ रहा है आ, तो आ की ध्वनि के लिए हम यूज़ करेंगे ये ए और उसके साथ दो बिंदु। अब देखो आई, हमने एक बड़ी चीज़ पीछे पढ़ी कि कोई भी फोनेटिक सिंबल है वो कैपिटल नहीं होता है बल्कि जो स्मॉल लेटर है वो यूज़ होता है। लेकिन एक अकेला आई है जो कि मतलब कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, वो भी कब लिखा जाता है हमें ध्यान रखना है। अगर आई है वो सेंटेंस के किसी भी वर्ड के बीच में आ जाए ना तो अब हम यूज़ करेंगे आई का। अगर आई है, आई का उच्चारण है, अगर वर्ड के लास्ट में आ जाए तो हम यूज़ करेंगे इस आई का। जैसे बहुत ईजी है, जैसे हैप्पी है तो यहाँ पर लास्ट में आ रहा है हैप्पी, तो लास्ट में आ जाए तो हम इसका यूज़ करेंगे। अगर बीच में आ जाए तो कैपिटल आई का यूज़ करेंगे। जैसे फिग है, फिग में बीच में आ रहा है फिग, तो देखो छोटा आई हो ना, छोटा ई का उच्चारण दे रहा हो कोई भी वर्ड छोटा ई का तो उसके लिए यूज़ करेंगे आई का। यहाँ पे बीच में आ रहा है तो हम बड़ी आई का, अगर लास्ट में आ जाए तो छोटी आई का। अगला है ई, यानी मोटी ई के लिए, बड़ी ई के लिए हम यूज़ करेंगे आई, उसके बाद तो विसर्ग। जैसे सी है, सी बड़ा है तो एस, से के लिए हम एस लिखते हैं फोनेटिक, और बड़ी वाली सी के लिए हम आई और उसके साथ दो बिंदु लगाते हैं। अब आता है ऊ, देखो छोटे ऊ के लिए हम यू, ये यू का भी यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद ऐसा भी ऐसा होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। छोटे ऊ के लिए यूज़ होता है ये। जैसे पुट है तो उसमें पू छोटा आ रहा है तो पी के लिए हम पे के लिए पी लिखते हैं और उसके बाद यू लिखेंगे और बाद में टी के लिए हम टे लिखते हैं, टे के लिए टी लिखते हैं। बड़े वाले ऊ के लिए यू के बाद दो बिंदु, तो बड़े वाले ऊ के लिए जैसे टू है तो उसके बाद दो बिंदु। देखो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, छोटा आई तो केवल आई, बड़ा आई तो उसके साथ दो बिंदु। उसके अलावा यू, छोटा यू तो केवल यू और बड़ा यू तो उसके साथ दो बिंदु। ए के लिए ये यूज होते हैं तीनों अलग अलग सिचुएशन में और आ के साथ भी दो बिंदु यूज हो रहे हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी। अब आता है ए,
अकेले ए के लिए जो कि हम बारकड़ी में यूज़ करते हैं वही करेंगे, यानी छोटा ए हो तो उसके लिए हम ई यूज़ करते हैं। जैसे 10 है तो यहाँ पर टे आ रहा है तो उसके लिए ई यूज़ करेंगे। बड़े बड़ा जो ए आता है, यानी जैसे केट है इसमें बड़ा वाला आ रहा है तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। ध्यान रखना ए और ई, आधा ए और आधा ई, तो ये हमें ध्यान रखना है। आधा और ए ई किसके लिए यूज़ होता है? बड़े वाले ए के लिए। जैसे केट है तो यहाँ पर हम लिख के लिए हम के यूज़ करते हैं, उसके बाद ए और ई और टी। अगला है ओ। देखो ओ के लिए हमें ध्यान रखना है, अगर कोई भी ओ रैपिड हो यानी शॉर्टकट हो, बहुत ही शॉर्ट हो, तो हम यूज़ करेंगे ये ओ। जैसे लोट है तो जैसे लोट है तो यहाँ पर देखो लोट है वो बिल्कुल ही फास्ट बोला जाता है। अगर ओ की ध्वनि बहुत फास्ट हो तो हम यूज़ करेंगे ये फोनेटिक, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे लोट में ही हमने ये यूज़ किया। लेकिन अगर ओ की ध्वनि बहुत ही लंबी हो, थोड़ी लंबी हो, जिन्हें महसूस किया जा सकता है, तो हम यूज़ करेंगे इसका। तो तब यूज़ होता है ओ के लिए ये। तो जैसे शोर है तो यहाँ पे देखो शोर है मतलब ओ की ध्वनि है थोड़ी लंबी हो रही है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये इसका। तो ओ के लिए हम यूज़ करेंगे इसका। तो जैसा कि यहाँ पे यूज़ हुआ है एस, से के लिए हम यूज़ करते हैं एस, उसके बाद ये और लास्ट में ए आर। अब आता है आ। देखो अगर आ के लास्ट में ऊपर ये आना चांद बिंदी तो उसके लिए यूज़ करेंगे ये। जैसे क्रेवेंसा है तो यहाँ पे आ है, लास्ट में चांद बिंदी आ रही है तो उसके लिए यूज़, यहाँ पर इसका बहुत ही कम यूज़ होता है, हम ध्यान नहीं रखें तो भी चल जाता है। ये जो मेन है वो हमें ध्यान रखना है ये। तो शॉर्ट हो ए तो ये यूज़ होता है, लॉन्गर हो तो ये, अगर ए के ऊपर आधा रे मतलब साइलेंट हो तो ये यूज़ होता है। ए के लिए आ के लिए ये यूज़ होता है, छोटी ई के लिए ये, बड़ी ई के लिए ये, छोटे ऊ के लिए ये, बड़े ऊ के लिए ये। ए के लिए ये यूज़ होता है और इसके लिए ये यूज़ होता है बड़े वाले ए के लिए। अगर ओ शॉर्ट में हो तो ये, अगर लॉन्गर में हो तो ये चीज़ें में ध्यान रखनी। फिर भी पढ़ लेते हैं इनके बारे में बहुत ही डिटेल से। किसी शब्द के अंत में आ की ध्वनि आए तो उससे फोनेटिक आ की बजाय ये बनाना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है कि जनरली फोनेटिक आ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है अगर आ की ध्वनि लास्ट में आ जाने किसी भी वर्ड के लिए तो फिर फोनेटिक इससे नहीं बनाएंगे बल्कि किससे बनाएंगे, ये इससे बनाएंगे। जैसे गामा है, सॉरी गेमा है, तो यहाँ पर हमें देखो जो फोनेटिक है वो लास्ट में आ रहा है, आ है वो लास्ट में आ रहा है। जैसे गेमा है वो लास्ट में आ रहा है, लास्ट में आए तो उसकी फोनेटिक इससे बनेगी। जैसे यहाँ पर बनाई हुई है गेमा, तो यहाँ पे देखो लास्ट में एम के साथ ये नहीं लिखा है, ए और साथ दो विसर्ग, बल्कि हम लिखेंगे ये। कोरोना, जैसे कोरोना है तो यहाँ पर देखो एन आ रहा है तो हम उसके लिए ये लिखेंगे, बल्कि एन ये नहीं लिखेंगे, है ना। यदि एक बात हमें ध्यान रखना है कि जनरली हम ए के साथ ऊपर आधा आर साइलेंट होता है ना, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं, है ना। जैसे बर्थ है मतलब ए के साथ जब आधा रे साइलेंट होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है चाहे आ हो या चाहे आ के साथ, अगर आ के साथ आधा आर मतलब आ के साथ आधा रे साइलेंट हो ना, तो फिर है ना क्या करना है, उसके लिए फोनेटिक यही यूज़ होता है, यानी उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। चाहे आ हो, केवल सिंगल आ हो, या आ के साथ या आधा जो रे है वो साइलेंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आ को हम आ ही बनाएंगे, यानी इससे ही बनाएंगे। जैसे गार्निश है, देखो आ के साथ आधा जो रे है वो भी साइलेंट हो रहा है, गार्निश गार्निश, तो भी उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ करेंगे गार्निश। गार्डन है तो यहाँ पर आ के साथ आधा हालांकि रे साइलेंट हो रहा है, फिर भी उसके लिए फोनेटिक हम यही यूज़ करेंगे गार्डन, है ना। तो दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, अगर आ की ध्वनि लास्ट में आए तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ होता है। अगर आ के साथ आधा रे भी साइलेंट हो तो भी उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ होता है ना। अगला है यदि वाक्य के शुरू या बीच में ई की ध्वनि आए तो इसके लिए शुद्ध फोनेटिक ये होता है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर अंत में आए ना तो फिर छोटा वाला ई यूज़ होता है। जैसे क्लाउडी अगर अंत में आ रहा है तो ये छोटे वाला, यहाँ पर भी हैप्पी एंड में आ रहा है तो उसके लिए ये भी ये। क्रिकेट देखो यहाँ पर बीच में आ रहा है क्रिकेट, तो यहाँ पर के रे के लिए रे, उसके बाद ई आ रहा है क्री, तो बीच में आ रहा है तो ये यूज़ करेंगे। जैसे क्लीनरी है, यहाँ पर देखो बीच में आ रहा है तो यहाँ पर ये यूज़ करेंगे, लास्ट में आ रहा है छोटा वाला री तो ये आ रहा है। देखो किसी भी वर्ड का फोनेटिक बनाने के लिए उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमें ज़रूर आना चाहिए। अगर प्रोनाउंसिएशन हमारा गलत है तो फिर फोनेटिक भी हमारा गलत होता है। जब किसी भी वर्ड के अंत में आर ई ओ ई आर ओ आर आई आर इत्यादि हो तो जो रे होता है ना वो अर्धध्वनि होता है, आधा ध्वनि होता है, अतः इसे फोनेटिक के रूप में ब्रैकेट में लिखा जाता है। जब अगर अंत में ये आ जाए ना आर ई आर ओ आर आई आर, तो जो रे होता है ना वो आधा ध्वनि होता है, यानी उसकी जो साउंड है वो आधी निकलती है, इसलिए उसे ब्रैकेट में लिखा जाता है
और कभी कभी उसे ब्रैकेट में भी नहीं लिखा जाता है, यानी उसे ब्रैकेट में लिखा जाता है, लेकिन अगर ब्रैकेट में नहीं भी लिखे तो भी चल जाता है, यानी आर को छोड़ दे तो भी चल जाता है। जैसे न्यूमरेटर है तो यहाँ पर लास्ट में देखो ओ आर आया है, तो यहाँ पर आर है वो रे है वो आधा ध्वनि हो, जनरली इसे क्या बोला जाए न्यूमरेट, यानी रे वो बोला नहीं जाता है, न्यूमरेट न्यूमरेट यानी आर बोला भी जाता है, वो भी बहुत ही कम ना के बराबर बोला जाता है, यानी आधा है उसकी साउंड है रिप्रोड्यूस होती है, उसकी आधी साउंड ही निकल पाती है। अगर लास्ट में ये हो तो फिर हम क्या करते हैं, तो एक ही चीज़ हमें ध्यान रखनी, अगर लास्ट में ये आ जाए तो उसके लिए फोनेटिक हम आधा कोष्टक में लिखेंगे, आर को हम कोष्टक में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर है, नर्चर है, तो बीच में आया तो यहाँ पे देखो नच्चर है, तो नच्चर है वो एक ही ध्वनि आ रही है, साथ में आर आधा साइलेंट हो रहा है, तो फिर हम उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ करते हैं। अगर लास्ट में देखो आर ही आ रहा है तो इसके लिए फोनेटिक हम लास्ट में ये लिखेंगे, क्योंकि अगर लास्ट में ये आ जाए ना आर ई, जो कि हमने पीछे वर्ड पढ़े, तो फिर आर क्या होता है अर्धध्वनित होता है, रे अर्धध्वनित होता है, उसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे नंबर है तो यहाँ पर भी आर लास्ट में आ रहा है ई आर, तो उसके लिए फोनेटिक लास्ट में लिखेंगे आर। जेस्चर है तो यहाँ पर लास्ट में आ रहा है तो फोनेटिक ब्रैकेट में लिखेंगे। रिपेयर आई आर आ रहा है तो आर को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। देखो रिपेयर री आ रहा है तो आर के लिए रे के लिए यूज़ करते हैं रे, ये छोटा वाला ई आ रहा है तो छोटा वाला ई बीच में हो तो ये यूज़ करते हैं। उसके बाद पे आ रहा है तो पी के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ऊपर लगमाते हैं तो ये यूज़ करेंगे। उसके बाद ए आ रहा है तो यहाँ पर देखो ये जो ई है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये क्या डिप्थ होंगे, ये देखो दोनों आगे, एक आगे ई और बाद में आगे ये उल्टा ई, तो ये क्या है मिक्स वॉवल है, ये भी वॉवल है और ये भी वॉवल है, ये क्या होता है मिक्स वॉवल होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। मिक्स वॉवल डिप्थोंग कहलाते हैं, जो कि 8 होते हैं, जो कि हम बिल्कुल आगे पढ़ेंगे। देखो जब ए प्रीफिक्स के रूप में वो यूज हो तो इसका फोनेटिक सामान्यतः ये होता है, यानी अगर ए शुरुआत में आ जाए ना किसी भी वर्ड के तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज होता है। जैसे अगो है तो यहाँ पर ए शुरुआत में आ रहा है तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज होगा। अलो है तो उसके लिए भी ये यूज होगा। अलोट है तो यहाँ पर ए शुरुआत में आ रहा है तो उसका फोनेटिक ये यूज होगा, ए लोट। अब देखो हमें ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। देखो ए है ना, ए की साउंड है ना वो इससे भी निकलती है, ए आई से भी निकलती है, ई से भी निकलती है, ए से भी निकलती है और ई ए से भी निकलती है। तो कब है तो हमें क्या यूज़ करना है, उसके लिए अलग अलग फोनेटिक यूज हो गए, हमें ध्यान रखना है। देखो अगर हमें ए का साउंड ए आई से मिले ना, अगर ए का साउंड ए आई से मिले ना तो उसके लिए फोनेटिक यूज होता है ई आई, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ध्यान रखना क्या कि अगर ए का जो साउंड है वो इससे निकले ना ए आई से, तो उसके लिए हम फोनेटिक बनाएंगे ए ई और आई। जैसे ट्रेन है तो यहाँ पर ए और आई किसका मीनिंग दे रहा है, ए का उच्चारण दे रहा है ट्रेन, है ना, तो उसके लिए फोनेटिक यूज होता है ई आई, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टी आर ई आई। तो यहाँ पर देखो मिक्स वावल है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अगर ई आए ना, ई अगर ए का उच्चारण दे तो उसके लिए ए यूज़ करते हैं, ई यूज़ करते हैं, जो कि हमने पीछे पढ़ा। अगर अकेला ए अगर ए का उच्चारण देना तो उसके लिए फोनेटिक यूज होता है ई और आई। देखो अगर ई देवे ना, अगर ई दे ए का साउंड, ए का उच्चारण अगर ई दे तो उसके लिए फोनेटिक ई यूज होता है। लेकिन अगर ए का उच्चारण देना, अगर ए का उच्चारण देना तो उसके लिए फोनेटिक यूज होता है ई और आई। अगला है ई और ए, अगर ई और ए दोनों मिलकर ए का उच्चारण देना तो उसके लिए फोनेटिक ई भी यूज होता है, ई और आई दोनों यूज होता है, यानी ई का भी यूज होता है और ई और आई इनका भी यूज होता है। जैसे ब्रेड है, यहाँ पे ई और ए मिलकर किसका उच्चारण दे रहा है, ए का दे रहा है, तो उसके लिए हम ई का भी यूज कर सकते हैं जैसे यहाँ पर किया, और ई ए का भी यूज कर सकते हैं जैसे यहाँ पर ब्रेक है, तो उसके लिए फोनेटिक ई और आई दोनों होगा, है ना। तो ए का जो साउंड है वो 4 सिचुएशन देती है, ए आई भी देता है, ई भी देता है, ए भी देता है, ई ए भी देता है। अलग अलग सिचुएशन हमें ध्यान रखनी है। देखो मेन 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अगर ई है, अगर ई ए का साउंड देना तो हम फोनेटिक ई यूज़ करेंगे, अगर ए देना तो फोनेटिक हम यूज़ करेंगे ई और आई। अगला है जो कि हमने पीछे भी पढ़ा कि अगर ए शॉर्ट होना रेपिड हो तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ होता है। डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे कट है, यहाँ पर देखो कट, ए बहुत ही रेपिड में पढ़ा जाता है, बहुत ही फास्ट पढ़ा जा रहा है, तो उसके लिए यही फोनेटिक यूज़ कर। जैसे कट है, कट के लिए ये यूज़ हुआ। स्लम्प है तो यहाँ पर ये फोनेटिक यूज़ हो रहा है। फज है तो फे के लिए एफ, और फज देखो बीच में ए आ रहा है बहुत ही फास्ट, तो ये यूज़ करेंगे। फिर जे के लिए देखो जी, अगर जे का उच्चारण दे तो D3 यूज़ होता है, अगर एस या जेड दे तो जेड यूज़ होता है। जैसे कम है तो यहाँ पर ये यूज़ होगा। अगर लॉन्ग कोर होना तो ये यूज़ होता है। जैसे डिंसटी है, डायनेस्टी नहीं होता, डिंसटी होती है, तो यहाँ पर डिंसटी है तो यहाँ पर देखो डिंसटी डिंसटी
ने और से में फ़र्क है। देखो नस नहीं क्या बोलते हैं, डिनसिटी, हम डी नसटी नहीं बोलते बल्कि बोलते हैं डिनसिटी, डिनसिटी। ने और से के बीच ए आ रहा है और हमें महसूस भी कर रहे हैं। अगर महसूस हो ए तो हम यूज करते हैं इस ए का, जैसे डिन और सटी के बीच में ये आएगा डेमपन। देखो डेम और देखो डेमपन है ना, डेमपन। पेग और ने के बीच आ रहा है तो ये यूज़ करेंगे कलर, कलर। ले और रे के बीच आ रहा है तो लास्ट में आपको ध्यान रखो, अगर यू आर, अगर लास्ट में आर होना, अगर लास्ट में आर आ जाए ना तो फिर हम फोनेटिक उसको कोष्टक में लिखते हैं, उसके पीछे हमेशा ही ये लगता है छोटे वाला ए, है ना। तो ये हो जाएगा कलर। अगर देखो हमने एक चीज़ और पढ़ी कि अगर आर साइलेंट हो ना ए के साथ तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ होते हैं, जैसे बर्थ, यहाँ पे ए के साथ ये आर भी साइलेंट हो रहा है, ए इनके बीच में ए तो है लेकिन साथ में रे क्या है वो साइलेंट हो रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये, जैसे बथ है, अथ है, अर्थ नहीं होती अथ होती है, तो ये होता है। जैसे ए के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, अर्थ, तो यहाँ पर देखो ए और रे इनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इसका, तो शुरुआत में ये आ गया, और थे के लिए हम यूज़ करते हैं थिट्टा का, तो ये आ गया। सर्ट है या सर्ट नहीं सर्ट है, तो से के लिए हम यूज़ करते हैं ये, उसके बाद बीच में ए के साथ ये आ रहा है रे, आधा उच्चारण हो रहा है रे का, यानी ए के साथ रे आधा हो तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद टे के लिए हम जानते हैं ये यूज़ करते हैं, तो ये हो गया इसका फोनेटिक। आ के लिए हम यूज़ करते हैं ये ए और आ, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर आ के साथ आधा रे साइलेंट हो तो भी हम यूज़ करेंगे आ का, यानी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आ हो या आ के साथ आधा रे हो तो भी उसके लिए यही यूज़ होता है। जैसे बाब है, यहाँ पे बा के साथ आधा रे भी साइलेंट हो रहा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फोनेटिक वही यूज़ होगा सेम ही। बाब है, बान है, काम है, देखो यहाँ पे कोई भी रे साइलेंट नहीं हो रहा है फिर भी फोनेटिक यही यूज होगा ए और उसके साथ दो बिंदु यानी विसर्ग। ग्रे में देखो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर ये ग्राम नहीं है बल्कि ग्रेम होता है, और ये ग्रांड नहीं बल्कि ग्रैंड होता है। देखो ए है ना, ये जो ए है ना, आ कब बनाएगा, आ तभी बनाएगा जब ये शुरुआत में आता है, जैसे बी के साथ ए या शुरुआत में आ रहा है, यहाँ पर शुरुआत में, यहाँ पर शुरुआत में आ रहा है। अगर 2 या 3 वर्ड के बाद आए ना ए तो वो कभी भी आ का उच्चारण नहीं करता है, जैसे यहाँ में जी और उसके बाद रे, जी के बाद नहीं आ रहा है बल्कि आर के बाद आ रहा है, यानी कम से कम 2 या 3 वर्ड के बाद अगर ए आए ना तो वो आ का उच्चारण कभी नहीं देगा, बल्कि या तो ए का देगा या फिर उस बड़े वाले ए का देगा। जैसे यहाँ पर ग्रैंड है, यहाँ पर ग्रांड नहीं ग्रैंड है, यहाँ पर ग्राम नहीं बल्कि ग्रेम है ना। अंत में आ की ध्वनि आए तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ होता है, अंत में अगर आ की ध्वनि आए ना तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ होता है, जो कि हम पीछे पढ़ सके। जैसे मदीना है, लास्ट में ना आ रहा है ना आ रहा है, अगर लास्ट में हो तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ होता है, ना कि ये यूज़ होता है, तो इसके लिए यूज़ होता है मरीना, वाव। तो ये हमने पीछे पढ़ा कि अगर वी व्या को उच्चारण दे तो उसके लिए फोनेटिक वी यूज़ होता है ना। विजा, यहाँ पर देखो विजा, वहाँ पे पीछे मैंने पढ़ा कि अगर एस या जेड जे का उच्चारण दे तो उसके लिए फोनेटिक जेड यूज़ होता है, तो यहाँ पर जेड यूज़ करेंगे। और एक बात हमें ध्यान रखना है कि लास्ट में आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है, अगर लास्ट में आ यूज़ हो तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ होता है। कुछ देखो यहाँ पे फोनेटिक का यूजेस दे रखा है, अलग अलग फोनेटिक का, मतलब ये जितने भी 12 फोनेटिक हमने पढ़े मोनोफोथोन, इसके सारा को 10-10 एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे ए कस्टम है, यहाँ पे देखो इसका फोनेटिक ये होता है, एडजस्ट है, यहाँ पे देखो क्या मेन चीज़ क्या है कि जो ए होता है ना वो शॉर्ट आ रहा है, यहाँ पर शॉर्ट ए के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, 10 एग्जाम्पल, यानी शॉर्ट ए कोई किसी भी वर्ड में कैसे आता है, अगर आता है तो उसको फोनेटिक किस में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है। जैसे यहाँ पर किया हुआ है एडल्ट है, तो यहाँ पर एडल्ट देखो बीच में जो ए आ रहा है बहुत शॉर्ट है तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ होता है। एफरेंट है, अगर शुरुआत में ए यूज़ होना तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ होता है। अगर बीच में देखो, अगर देखो बीच में क्या आ रहा है, ए है वो बहुत ही मतलब फास्ट पढ़ा जा रहा है तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ होता है। परस है, अलमन से, अमंग है, या कम है, कम्फर्ट है, या कड है ना। कड का देख लेते हैं हम। कड देखो यहाँ पर बीच में ए आ रहा है लेकिन हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, यानी बहुत ही फास्ट पढ़ा जा रहा है। अगर फास्ट पढ़ा जा रहा हो ए तो उसके लिए फोनेटिक हम ये यूज़ करते हैं। अब देखो हम लॉन्गर ए, यानी जो लॉन्गर ए होता है उसके लिए फोनेटिक हम यूज़ करते हैं ये, जैसे अबोव है, अबोव है, यहाँ पे देखो ए महसूस हो रहा है तो ये यूज़ करेंगे। एब्रड है, एब्रोपट है, अब ऐसे एक चीज़ तो हमने पीछे भी पढ़ी, अगर ए शुरुआत में आए ना तो उसके लिए फोनेटिक यही यूज़ होता है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ए और रे के एग्जांपल दे रखे, बहुत ही ये बहुत महान है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सफ़ है, यहाँ पे ए आ रहा है और साथ में ये जो आर है वो भी साइलेंट हो रहा है तो हम यूज़ करेंगे इस सिचुएशन में ये फोनेटिक। जैसे यहाँ पे आ रहा है बर्च है, बर्ड है, बर्थ है, यहाँ पे देखो आर रे साइलेंट हो रहा है,
यहाँ पे सभी में रे साइलेंट हो रहा है, साथ में जो ए है वो आ रहा है, यानी ए के साथ आधा रे साइलेंट हो रहा है, तो हम यूज़ करेंगे इसका। तो यहाँ पे आ रहा है बर्डन है, खकस है, कॉन्जरो है, कन्वर्ज है ना, कर्ब है या कड है। यहाँ पे देखो आ के लिए यूज होता है, बाम है, कैडर है ना, काडर है। यहाँ पर काफ है, काम है, काद है, काव है, कांट है, कार है, कावन है, कारकस है, कार्ड है, कार्डामोम है। यह सारे पे कई एक एक चीज़ है कि यहाँ पर आ का उच्चारण है, अगर आ का उच्चारण दे तो यह यूज होता है। जैसे कार्डर है तो यहाँ पर का आ रहा है तो के साथ ये लगाएंगे। अगला आई का, यहाँ पर देखिए ये बहुत एग्जाम्पल दे रहा है, यहाँ पर बड़ी आई का दे रखे, क्रीक है, क्रीम है, कैनुइन है, ब्रीप है, ब्रीड है, ब्लीट है, ब्लीड है, फेंजिन है या फीट है। अगला यहाँ पे यू का उच्चारण यानी छोटा ऊ अगर आ जाए तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। जैसे फेब्रुअरी है, यहाँ पे छोटा रू आ रहा है तो आर के बाद ये यूज़ करेंगे। तो फे के लिए एफ यूज़ करते हैं। अगर लास्ट में अगर ई है, ए का उच्चारण दे तो उसके लिए हम ई यूज़ करते हैं। उसके बाद बे के लिए हम बी यूज़ करते हैं। रे के लिए डे यूज़ किया, छोटा यू आ रहा है तो छोटा यू लिख देंगे। उसके बाद फेब्रुअरी, देखो यहाँ पे ए है वो महसूस हो रहा है, यहाँ पर आ भी रहा है और महसूस भी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ करते हैं। अगर महसूस नहीं हो रहा हो, बहुत ही फास्ट पढ़ा जा रहा हो, तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ होता है। बफेस्ट है, ये सारे एग्जाम्पल इसी के हैं। यहाँ पे अगला है बड़े वाले ऊ, यानी बड़ा अगर ऊ आ जाए तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ होता है। जैसे बल्यू है तो यहाँ पर बी एल और लू, बड़ा लू आ रहा है तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ होता है। जैसे कू है तो यहाँ पर यूज़ होगा, देखो बड़ा कू आ रहा है तो के उसके बाद ये फोनेटिक। बलूम है, फूड है, फूल है, लूनर है, लूनेसी है, लूसीड है। देखो ये जरूरी नहीं है कि अगर यू हो तो छोटा वाला देता है, डबल हो तो बड़ा वाला देता है, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखो यू आ रहा है फिर भी वो बड़ा वाला जो यू है उसका उच्चारण दे रहा है। जनरली बार कड़ी में पढ़ते हैं कि अगर यू है वो छोटे वाले का देता है, लेकिन यहाँ पे देखो वो रूल यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं। ल्यूसीड है, ल्यूक्रेटिव है, मून है। अगला है ए, देखो ए इसका उच्चारण देता है तो फोनेटिक इसके लिए ये यूज होता है ए का। जैसे टेन है, चेक है, सरकमस्टेंस है ना। और बड़े वाले ए के लिए ये यूज होता है ए और ई, है ना, ए और ई। अगला है ओ, जैसे लोट है ना। तो अगर ओ शॉर्ट में या रैपिड में पढ़ा जाए तो उसके लिए ये फोनेटिक यूज होता है। अगर ओ लॉन्गर में पढ़ा जाए तो उसके लिए ये फोनेटिक यूज होता है। जैसे कोर्ट है, कोर्ट्स है ना। अब अगला आता है अपना डिफ्थोंग। अगला आता है अपना डिफ्थोंग। डिफ्थोंग डिफ्थोंग होता है मिक्स वावल साउंड, मिक्स वावल वर्ड, यानी दो वावल एक साथ आ जाए, दो वावल एक साथ आ जाए। जैसे आ और आई, आ और ई एक साथ आ जाए ना तो उसके लिए ये यूज़ होता है ए और आई। जैसे फाइव, तो फा यू, इसके साथ फा के साथ आ की ध्वनि है, उसके लास्ट साथ में ई और आ रहा है तो आ और ई दोनों एक साथ आ रहा है तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ होता है ए और आई। जैसे यहाँ पर फाइव है तो एफ, फा के लिए हम ये यूज़ करें। फा देखो फा भी आ रहा है, आ भी आ रहा है, उसके साथ ई और आ रहा है तो ये यूज़ करेंगे ए और आई। तो फाई, उसके बाद वे आ रहा है तो वे के लिए हम यूज़ करते हैं वी। अगला है आ और ऊ, देखो आ और ऊ आ जाए ना तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ होता है ए और यू। जैसे हाउस है, हाउस, और आ और ऊ एक साथ आ रहे हैं तो ये यूज़ होगा हाउस। जैसे एच ए यू एस, हाउस। और ई और ए एक साथ आ जाए तो उसके लिए ये फोनेटिक यूज़ होता है आई और जो छोटा ए होता है तो ई ए। जैसे हाइयर है, हाइयर है तो यहाँ पर ई भी आ रहा है उसके साथ ए और आ रहा है तो इस सिचुएशन में ये यूज़ करेंगे तो हाइयर है। अगर ऊ और ए आ जाए तो उसके लिए यू और छोटा वाला ए यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखो प्यूअर है, प्यूअर है तो प्यू ऊ और ए एक साथ आ रहा है तो ये यूज़ होगा पुअर है। देखो यू के लिए, ये के लिए हम जेड लिखते हैं, यहाँ पर पे ये के लिए जेड लिखा, उसके बाद ऊ है तो ऊ है और लास्ट में अगर आर हो तो उसे ब्रैकेट में लिखते हैं, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा। अगला है ए, देखो ए के लिए ई और आई यूज होता है। देखो हमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर ए का साउंड, अगर ए का उच्चारण अगर ई देना तो उसके लिए फोनेटिक ई लिखना है, लेकिन ए का अगर उच्चारण ए देना ए तो तब उसके लिए हमें ध्यान रखना फोनेटिक ई आई लिखना है। जैसे फेड है, यहाँ पर देखो ए का उच्चारण ए दे रहा है, अगर ए दोनों ए दे तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज होता है ई और आई। अगला है ए और ए, अगर बड़े वाला ए और ये जो ए है अगर ये एक साथ आ जाए तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज होता है बड़े वाला ई, उसके बाद उल्टा ई। तो यहाँ पर देखो चेयर है, यहाँ पर बड़े वाला ए और प्लस ये ए, अगर ये एक साथ आए तो ई और ए यूज होता है। जैसे चेयर के लिए, चे के लिए हम यूज़ करते हैं टी और एस का, तो टी और एस यहाँ पर लिख दिया।
उसके बाद ए, देखो ए और ए का उच्चारण आ रहा है तो ये हम ये लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में आर आ रहा है तो लास्ट में आ रहा हो तो उसे ब्रैकेट में लिखते हैं ओ आई, और ओ आई हो तो इसके लिए ये यूज होता है। देखो पीछे हमने पढ़ा कि बड़े वाले ओ के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये करते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना अगर बड़े वाले ओ के साथ ये आ जाए ई तो फिर उसके साथ दो बिंदु नहीं लगाते हैं बल्कि केवल और केवल सिंगल ये लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सिंगल लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ओ के साथ ई और आ रही है, तो जैसे वो ये, तो वो ये, तो यहाँ पर देखो ओ और आई आ रहा है तो वो ये, यहाँ पर ओ के साथ ये विसर्ग नहीं लिखाएंगे, हालांकि ये बड़े वाला है फिर भी हम ये नहीं लगाएंगे। इसके अलावा ओ, देखो पीछे हमने जितने भी ओ पढ़े थे वो ओ ये थे, ओ ये था, उसके ऊपर ये आधी चांद बिंदी आ रही थी, यानी चांद बिंदी आ रही थी केवल बिंदु नहीं आ रही थी, केवल चांद आ रहा था ना। तो हम अभी तक हमने ओ पढ़े थे वो ये ओ था। अगर ये ओ आ जाए ना ये ओ, तो हम ये यूज करेंगे, ध्यान रखना। जैसे गो है, यहाँ पर ये गो नहीं है, ये यहाँ पर ऐसा नहीं लिखते हम, बल्कि हम ऐसे लिखते हैं गो। अगर ये गो आ जाए ना ओ तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज होता है। जब जी गे के लिए जी गो आ रहा है तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज करेंगे। देखो ए का साउंड अगर ई देना तो उसके लिए फोनेटिक यूज करेंगे ई, लेकिन अगर ए देना ए का साउंड तो उसके लिए फोनेटिक ई आई यूज होता है। जैसे लेस, यहाँ पर ए दे रहा है ए का साउंड तो यहाँ पर एल ई आई करेंगे, ई आई। होटेल, यहाँ पे ई दे रहा है तो यहाँ पे ई यूज करेंगे होटेल। देखो यहाँ पे होटेल ये आ रहा है तो ये अगर ओ आना तो इसके लिए हम यूज करते हैं किसका, इसका। तो यहाँ पे देखो होटेल, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये यूज किया है ना, क्योंकि ये आ रहा है। अगला है ए का साउंड केवल ए ही प्रोड्यूस करते हैं, इसका फोनेटिक भी केवल ए होता है। हमें ध्यान रखना है जो बड़े वाला ए है ना, छोटे वाला ए है ना, इसके तो 4 या 5 6 मतलब टाइप के प्रोड्यूस होते हैं। ए भी करता है, ई भी करता है, ए आई भी करता है, ई ए भी करता है ना। लेकिन इसका जो साउंड है ना वो प्रोड्यूस कौन करता है, केवल और केवल ए करता है, यानी ए ही इसका प्रोड्यूस करता है। और उसका जो फोनेटिक है वो भी केवल यही होता है, ए के साथ चिपका हुआ आधा ई। जैसे लेटिन है, यहाँ पे देखो ई एल ए आ रहा है तो ये लेटिन ए कर रहा है साउंड प्रोड्यूस। अगर देखो हमें एक बात ध्यान रखनी है, बड़े वाला ए आ जाए ना तो हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना, कोई भी मतलब नियम ध्यान नहीं रखना है। उसका फोनेटिक हमेशा ये होता है ए और उसके साथ जुड़ा हुआ ई। लेटिन, देखो बड़ा वाला ए आ रहा है तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ करेंगे। लेटेक्स है, लेटेक्स वनस्पति द्रव्य होता है तो यहाँ पर ये यूज़ करेंगे। लेटिन एक भाषा है जो कि प्राचीन रोम में बोली जाती थी। देखो पोप, देखो ये आ जाए ना ओ के साथ, अगर ये ओ आए ना ओ तो फिर उसके लिए फोनेटिक जो कि हमने पीछे पढ़ा वो यूज़ होता है, यानी या तो छोटा हो तो ये यूज़ होता है, बड़ा हो तो ये यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर देखो पोप, ये छोटा वाला है तो छोटे वाले के लिए ये यूज़ होता है ये, तो यहाँ पर ये यूज़ हुआ है। यहाँ पर देखो पोप, यहाँ पर देखो ये तो यहाँ पर यहाँ ये नहीं है, देखो यहाँ पर ये आ रहा है, इसके लिए अगर ये छोटा हो तो ये यूज़ होता है, बड़ा हो तो ये यूज़ होता है। लेकिन अगर ये ओ आ जाए ना ये ओ तो उसके लिए फोनेटिक हमेशा ही ये ओ यूज़ होता है, जो आधा उल्टा ई और यू। जैसे यहाँ पर देखो ये आ रहा है ना ये ओ तो उसके लिए ई और यू जो होता है, तो यहाँ पे पोप ये ऐसा लिखेगा। पोप है रोमन कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च धर्मगुरु। देखो लघु ओ के लिए क्या करते हैं हम, लघु ओ के लिए फोनेटिक ये यूज होता है। और दीर्घ ओ यानी इस तरह का ओ दीर्घ ओ तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज होता है, लेकिन ओ के लिए फोनेटिक हमेशा ही ई यू होता है। इस तरह के ओ के लिए अगर छोटा हो तो ये यूज होता है, अगर इस तरह का ओ बड़ा हो तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज होता है। लेकिन इस तरह का ओ होना, उसके ऊपर लगमात हो, चांद बिंदी नहीं हो तो उसके लिए फोनेटिक हमेशा ही ये यूज होता है। जैसे लो है तो यहाँ पर देखो ये ऊपर लगमात आ रही है तो उसके लिए ये फोनेटिक होता है। गो है, देखो गोट है, यहाँ पर देखो गोट है ना तो उसके ऊपर लगमात नहीं है ये, बल्कि चांद बिंदी दे रखी है। चांद बिंदी हो तो यहाँ पे हम फोनेटिक ये यूज़ करेंगे, ना कि ई और यू, है ना। नो है, देखो यहाँ पर नो आ रहा है। टोल है तो यहाँ पर देखो टोल लंबे वाला आ रहा है, उसके साथ ये लगमा लगमा नहीं बल्कि चांद बिंदी है प्लस लंबा हो रहा है। लंबा वाला हो यानी थोड़ा महसूस किया जा सके, बहुत थोड़ा रैपिड में नहीं बल्कि स्लो पढ़ा जाए, जैसे टोल है थोड़ा ऊपर दबाव दिया जा रहा है ओ के ऊपर, तो हम उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ये फोनेटिक। होम है, देखो यहाँ पर ये ओ आ रहा है, अगर ये ओ है ना तो उसके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ होता है ई आधा उल्टा ई और यू। अगर दीर्घ ओ के जस्ट बाद ई हो तो ओ का फोनेटिक इसके बजाय केवल इसको होगा। देखो जनरली क्या होता है कि ये जो दीर्घ ओ होता है ना उस जिसके ऊपर चांद बिंदी हो तो उसके लिए फोनेटिक हम क्या यूज़ करते हैं, ये ऐसा करके फिर दो बिंदी लगाते हैं। जैसे टोल है ना, तो यहाँ पर दो बिंदी लगी, लेकिन हमें ध्यान रखना ये जो बड़े
जो मतलब दीर्घ ओ है, दीर्घ ओ ये चांद बिंदी वाला, अगर उसके अंत में तुरंत ई आ जाए ना तो हम ये तो करते हैं, लेकिन उसके बाद ये दो विसर्ग नहीं लगाएंगे बल्कि सीधा आई लिखेंगे। जैसे लॉयल है ना। यहाँ पर देखो बड़ा वाला ओ आ रहा है, तो यहाँ पर बड़े वाले ओ के लिए हम जनरली ऐसा लिखते हैं, लेकिन क्योंकि इसके साथ ई भी आ रहा है तो हम ये दो बिंदी नहीं लगाएंगे, सीधा ये हो जाएंगे LOIEL। ये गलत होगा, है ना। अगला है देखो आर। आर साइलेंट कहाँ कहाँ होता है। देखो यदि आर का प्रयोग किसी शब्द के मध्य में हो और उसके बाद कॉन्सोनेंट आए ना तो फिर आर। आर का प्रयोग शब्द के अंत में हो किंतु उस शब्द को स्ट्रेस नहीं दिया जाए तो आर का उच्चारण नहीं होता है। दो सिचुएशन में आर का उच्चारण नहीं होता। कब कब, अगर आर के बाद कोई व्यंजन आ जाए या फिर आर का प्रयोग शब्द के अंत में हो तो आर का उच्चारण नहीं होता। जैसे शॉर्ट है, यहाँ पर आर के बाद व्यंजन आ गया तो आर का उच्चारण नहीं होगा, शॉर्ट लिखेंगे केवल। वाम है, यहाँ पर एम आ गया। कार है ना। फार है तो यहाँ पर का होगा, यहाँ पे फा यूज होता है, फार नहीं फा यूज है, बा है। यदि आर का प्रयोग किसी शब्द के मध्य में हो किंतु उसके बाद वावल यानी स्वर हो तो आर का उच्चारण किया जाता है। अगर आर के बाद व्यंजन हो तो आर का उच्चारण नहीं होता, स्वर हो तो होता है। जैसे ट्रेन है, यहाँ पे आर के बाद ए जो कि स्वर है तो यूज होता है ट्रेन। देखो आर साइलेंट नहीं हो रहा है। इसके अलावा यदि किसी शब्द पर बल दिया जाए तो उस वाक्य के अंत में रखा जाए तो भी आर का उच्चारण किया, यानी देखो यदि किसी भी शब्द पर कोई बल दिया जाए ना, भले लास्ट में आर आ रहा है तो भी उसका उच्चारण किया जाता है। जैसे फोर है तो यहाँ पे देखो फोर उसके ऊपर बल दिया जा रहा है आर के ऊपर तो ये आएगा लास्ट में। फैर है ना। फ्रूट है। तो एक बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर आर के बाद में अगर व्यंजन हो ना, अगर आर बीच में आया उसके बाद व्यंजन हो तो फिर आर साइलेंट होता है। अगर स्वर हो तो आर साइलेंट नहीं होता। जैसे क्रेन है, आर के बाद ए जो कि स्वर है तो आर साइलेंट नहीं हो रहा है। फ्रूट है ना। देखिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखा है कि आर साइलेंट होता है जिसके बाद मतलब व्यंजन हो तो साइलेंट होता है, अगर स्वर हो तो साइलेंट नहीं होता है। जैसे बोन है तो यहाँ पर बोन ही होगा क्योंकि आर के बाद व्यंजन दे रखा है। बोन है तो उसका फोनेटिक भी ये होगा। देखो बोन के लिए जो लंबा वाला बोन है यानी जो दीर्घ ओ होता है, जो कि वो इसके ऊपर ये आधी चांद बिंदु लगी होती है तो उसके लिए फोनेटिक हम यूज़ करते हैं ये। तो यहाँ पे बी, बे के लिए बी आ गया। उसके बाद बड़ा वाला ओ है तो उसके लिए ये यूज़ किया। उसके बाद ने के लिए हम यूज़ करते हैं एन, तो ये हो गया। रिटर्न है। देखो यहाँ पे जो आर है भले ही उसके बाद एन आ गया है, लेकिन देखो एन आ गया, एन क्या है व्यंजन है तो फिर आर साइलेंट होगा तो होगा रिटर्न। यहाँ पे ऑफिस है, अगर आर लास्ट में हो तो भी उसका मतलब साइलेंट होता है। ऑफिस है। सर्विस है, यहाँ पे सर्विस होता है, सर्विस नहीं होता। कोर्स है। वर्क है ना। आर्मी है। सर्जन है। ट्राई, यहाँ पे देखो आर के बाद वाई, देखो वाई और डब्ल्यू है वो क्या होता है, सेमी वोवल साउंड होते हैं। इसमें मतलब वो स्वर के भी गुण होते हैं और व्यंजन के भी गुण होते हैं। वाई और डब्ल्यू में एक बात ध्यान रखनी है, वाई और डब्ल्यू व्यंजन भी होते हैं स्वर भी होते हैं। हालांकि इसे व्यंजन के अंतर्गत माना जाता है लेकिन ये आधे व्यंजन होते हैं आधा स्वर होते हैं। तो अगर वाई और डब्ल्यू होना, इन दो वर्ड का हमें ध्यान रखना है। अगर आर के बाद डब्ल्यू या वाई हो तो आर साइलेंट नहीं होता। तो यहाँ पर देखो आर है, आर के बाद वाई आ रहा है तो फिर आर साइलेंट नहीं होगा, ट्राई ट्राई होगा। स्टार्ट है, देखो ए यहाँ पर आर के बाद टी आ रहा है तो फिर आर साइलेंट होगा, स्टार्ट है। ड्यूरिंग है, यहाँ पर आर के बाद आई आ रहा है, आर का आई क्या है, आई सवर है, अगर सवर हो तो फिर आर साइलेंट नहीं होता, ड्यूरिंग है। 13 है, ये सारे एग्जाम्पल इसी का है। सिनी है। लेनिड है। 40 है, या प्रिक्वल है, या एडम है, अद है, या बोन है, या सटन है, या वेद है, यहाँ पे वोट है, या लावी है, या फिर वेरियस है। यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल और कुछ नहीं है, बस फोनेटिक एग्जाम्पल है यहाँ पर, यानी कौन फोनेटिक किसका फोनेटिक क्या बनता है। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे फोने ध्यान रखनी है कि फोनेटिक है वो कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ये एग्जाम्पल जो एग्जाम आया हुआ है हमें ध्यान रखना है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। सॉरी, दो भागों में नहीं, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। इसका जो आंसर है वो पहला है। देखो तीन भाग कौन कौन से, एक तो हम कॉन्सोनेंट में और दो स्वर में। एक तो कॉन्सोनेंट होता है और दो स्वर, मोनोफोथोंग और डिप्थोंग। तो एक कॉन्सोनेंट में बांटा गया, एक मोनोफोथोंग में और डिप्थोंग में, तो तीन भागों में बांटा गया है। तो फोनेटिक तीन भागों में डिवाइड किया गया, मेनली तीन भागों में। एग्जाम्पल के उत्तर हम देख लेते हैं 16 का। तो 60 नंबर आंसर है, उसका आंसर होता है ए, तो यहाँ पर ए आंसर होगा। दूसरा क्या क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है, ये जो आईपीए ना, आईपीए का फुल फॉर्म क्या होता है हमें ध्यान रखनी है। आईपीए की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट भी होती है और इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन भी होती है, यानी सी और डी यहाँ पर दोनों सही है। इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन यानी ये आईपीए, इसके लिए भी आईपीए का यूज होता है
और इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट है ना, इसके लिए भी IPA यूज़ होता है। तो हमें ध्यान रखना है ये दोनों सही है। यानी एक इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन है जिसने क्या बनाई, इस एसोसिएशन ने इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट बनाई, तो इसके लिए भी IPA यूज़ होता है, इसके लिए भी IPA यूज़ होता है। तो IPA दोनों के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे C और D दोनों सही है, बोथ C एंड D। जैसे C में हम देख लेते हैं 20 में, तो 20 नंबर जो आंसर है उसके अंतर में E यूज़ होगा, यानी बोथ C और E है वो दोनों यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है बोथ C और E एंड D दोनों ना। तो ये था अपना फोनेटिक। तो और भी फोनेटिक बहुत सारे यूजेज है। देखो फोनेटिक के लिए हमें एक बात हमें ध्यान रखनी है कि फोनेटिक हमारा सही तभी होता है जब हम किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा ठीक होता है। देखो जब हम फोनेटिक और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और ज़्यादा डिक्शनरीज में, यानी जो ऑक्सफोर्ड मेन डिक्शनरीज होती है बड़ी वाली एडिशन है, उसमें सारे वर्ड का एकदम सही तरीके से फोनेटिक दिया होता है। अगर हम दिन में मतलब 10 या 20 फोनेटिक ट्राई करें ना, तो धीरे धीरे हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी ठीक होता है। अगर प्रोनाउंसिएशन एक बार ठीक हो गया ना वर्ड का, तो फिर उसका फोनेटिक भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाए। क्योंकि फोनेटिक बनाने के लिए, किसी भी इंग्लिश वर्ड का फोनेटिक बनाने के लिए थोड़े से रूल दे रखे हैं। देखो जो व्यंजन होते हैं उनका तो हमें ध्यान याद भी नहीं रखना, केवल 6 या 7 व्यंजन याद रखने हैं। एक तो ये के लिए जे यूज़ होता है, जे के लिए D3 यूज़ होता है ना, टे के लिए चे के लिए T3 यूज़ होता है, दे के लिए ये यूज़ होता है, ऐसा करके ये सा, थे के लिए थीटा यूज़ होता है। ये कुछ व्यंजन ध्यान रखने हैं, प्लस स्वर ध्यान रखना है। स्वर ए के लिए 3 यूज़ होता है। स्वर कुछ स्वर है जो कि हमें ध्यान भी नहीं रखने, जैसे जैसे आ है, आ के लिए ये यूज़ होता है। तो इसमें कोई मतलब कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर आ है तो उसके लिए फोनेटिक ये यूज़ होता है, ओ आ जाए तो उसके लिए ये यूज़ होता है ना, अगर ए आ जाए तो इसके लिए ये यूज़ होता है। तो मतलब इंग्लिश का कोई भी वर्ड है उसका फोनेटिक बनाना बहुत ईजी है, केवल हमें प्रोनाउंसिएशन ध्यान होना चाहिए। और हमारा उच्चारण तभी ठीक होगा जब हम जो फोनेटिक है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे डिक्शनरी की सहायता से या गूगल की सहायता से। तो ये आज का टॉपिक फोनेटिक है। थैंक यू।